इस आउटर मोस्ट शेल की ये जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। और मुझे एक बात बताओ, क्या वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या? भाई ये ना जेई का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। साला मुझे भी नहीं समझ में आया कि जेई को इसमें दिखता क्या है इस टॉपिक में, लेकिन हर बार पूछता है ना, हर बार पूछता है इसमें से। इसका जेड बाई सबसे ज्यादा, इसकी साइज सबसे छोटी। आज के बाद इस चीज को याद रखें, गांठ बांध लें, कसम खा लें, भूलोगे नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और क्या तुम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे? बोले सर कैसे नहीं कर पाए? उधेड़ देंगे सर, कर नहीं पाएंगे, उधेड़ देंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस क्या होती है? जैसे मान लो आपके पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है ना। आइसोलेटेड मतलब अकेला, है ना। आपके पास आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए और जो अपनी ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस आइसोलेटेड गैसियस एटम का ये जो आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल की ये जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। सर दिखने में तो बहुत आसान है, डेफिनेशन मतलब समझने में तो बहुत इजी है ना। आउटर मोस्ट शेल जो है उसकी न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, है ना, जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, क्या एटॉमिक रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो क्या? अरे सर कैसे करें कैलकुलेट? हमें चाहिए आइसोलेटेड गैसियस एटम, और सर नोबल गैस के अलावा कोई भी एटम आइसोलेटेड अकेला एटम होता ही नहीं है सर। भाई अगर मैं तुमसे कहूं हाइड्रोजन का अकेला एटम पकड़ के लाओ, साला तुम्हें मिलेगा ही नहीं। हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में मिलेगा। नाइट्रोजन अगर मैं तुमसे कहूं पकड़ के लाओ, नाइट्रोजन तुम्हें अकेला मिलेगा ही नहीं, वो N2 की फॉर्म में मिलेगा। तो अगर मान लो आपको आइसोलेटेड गैसियस एटम मिलेगा ही नहीं, थ्योरेटिकली तुम डिफाइन तो कर सकते हो, लेकिन नोबल गैसेस के अलावा आपको आइसोलेटेड एटम नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि एटॉमिक रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो सर फिर कौन सी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है? बेटा जो हम लोग रेडियस कैलकुलेट करते हैं आइसोलेटेड स्टेट में कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम लोग रेडियस कैलकुलेट करते हैं किसमें? बॉन्डिंग स्टेट में। हम लोग रेडियस कौन सी स्टेट में कैलकुलेट करते हैं? बॉन्डिंग स्टेट में। और बॉन्डिंग स्टेट में डिपेंड करता है कि हमारा जो एटम है वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रेडियस के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। यस, तो देखो आपके सामने ये चीज लिखी है कि एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन लिखी है, और हम लोग ये लिखते हैं कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, इसीलिए इसको कौन सी स्टेट में कैलकुलेट करना है? बॉन्डिंग स्टेट में। अब बॉन्डिंग स्टेट में मान लो आपका जो एटम है अगर वो एटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी कौन सी रेडियस कैलकुलेट होगी? कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट होगी। अगर मान लो वो जो आपका एटम है वो मेटालिक बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी कौन सी रेडियस होगी? मेटालिक रेडियस होगी। अगर मान लो वो आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी कौन सी रेडियस डिफाइन होगी? आयोनिक रेडियस। और अगर मान लो वो वैंडरवॉल फोर्सेस हैं, तो उसकी कौन सी रेडियस डिफाइन होगी? वैंडरवॉल रेडियस डिफाइन होगी। मतलब हमें ये डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के बारे में आगे पढ़ना है। अब मेरी बात शायद समझ चुके हो आप। और इनको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज इसलिए पड़ी बिकॉज सर एटॉमिक रेडियस की नॉन बॉन्डिंग स्टेट, आइसोलेटेड स्टेट में एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं की जा सकती। अरे बोलो यार, दादा बोलना पड़ेगा आपको। यस 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 यस, क्या तुम मेरी बात समझ गए क्या? है ना, बिल्कुल समझ गए सर। तो अब अगर आप सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोवेलेंट रेडियस की। क्या होती है कोवेलेंट रेडियस? बहुत आसान चीज है। जैसे मान लो दो एटम है ना, एक मॉलिक्यूल है A2, एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। कैसा? होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, है ना। होमोन्यूक्लियर का मतलब दोनों एटम सेम होने चाहिए, है ना। तो ये दो एटम है और इन दोनों एटम के बीच एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और आपको बताया जो कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा वो कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। ये है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो दोनों एटम्स हैं, इन दोनों के जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, इसको मैं लिख रहा हूं डी से। ये डी क्या है? दिस इज योर बॉन्ड लेंथ। न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है बेटा? बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। और जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो इस बॉन्ड लेंथ का आधा होती है, हाफ होती है। दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस, उसका अगर आपने हाफ कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। क्या तुम मेरी बात समझ में आया? अरे बोलो, क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही है सर, ये तो बहुत सिंपल चीज है ना। और यही चीज देखो यहां लिखी भी है ना। यहां पर ये चीज लिखी भी है कि कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन आपके सामने है।
सर ये कोवेलेंट रेडियस तभी डिफाइन होती है ना, कोवेलेंट रेडियस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपके जो दोनों एटम है वो सेम होने चाहिए, ये भी ए होना चाहिए, ये भी ए होना चाहिए, और दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, है ना, तभी जाके सिंगल बॉन्ड और सेम एटम्स हैं उस केस में हम लोग कोवेलेंट रेडियस बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। और वहीं पर अगर मान लो दो एटम्स के बीच मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट है, ये देखो ये दो एटम के बीच मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड में शेयरिंग नहीं होती कोई भी, अगर मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट है दो एटम्स के बीच, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप बॉन्ड लेंथ बोलोगे, और मेटालिक जो रेडियस होगी आर मेटालिक वो क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड लेंथ का आधा, बस सिंपल भाई, कुछ अलग है ही नहीं, कुछ अलग नहीं है, तो बहुत सिंपल है सर, सेम वही चीज है, पिछली बार कोवेलेंट बॉन्ड था, अब की बार मेटालिक बॉन्ड है, तो मेटालिक बॉन्ड में जो दो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकालो और उसको हाफ कर दो। अब तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है, मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में से कौन सी रेडियस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्या लगता है तुम्हें? यस यस यस, अरे जल्दी बोलो, मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में से कौन सी रेडियस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या लगता है तुम्हें? ऑब्वियस सी बात है सर, अरे भैया कोवेलेंट रेडियस में तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, देखो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, शेयर हो रहे तो ये जो डिस्टेंस है ये कम हो गई थी, यहां कोई शेयरिंग नहीं हो रही सर, तो ये दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो इसका मतलब मेटालिक रेडियस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होता है ना। अब वहीं पर अगर मान लो मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि चलो एक बात बताओ, एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस इसमें से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस इसमें से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जल्दी बताओ, एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस इसमें से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? हाँ जल्दी बताओ, किसका ज्यादा है? अरे सर एटॉमिक रेडियस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कोवेलेंट रेडियस के कंपैरिजन में। अरे यार दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें? मतलब हम लोग जब एटॉमिक रेडियस निकालते हैं तो ये है आपका एटम, ये न्यूक्लियस, आइसोलेटेड गैसियस एटम, इस डिस्टेंस की बात करते हैं, ये तुम्हारी एटॉमिक रेडियस है। अरे भैया अगर कोवेलेंट रेडियस की बात करो तो दो एटम आपस में घुस गए ना, एक दूसरे के अंदर घुस गए, पेनिट्रेशन हो चुका है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये तो कम होगी ना यार, पेनिट्रेशन हो गया तो डिस्टेंस कम होगी ना, एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है कोवेलेंट रेडियस के कंपैरिजन, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब इसके बाद जो अगली रेडियस के बारे में हम लोग बात करते हैं वो है वैंडरवॉल रेडियस। देखो वैंडरवॉल रेडियस के लिए जो दो एटम्स हैं या फिर जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। और मुझे एक बात बताओ, क्या वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या? हैं जी बताइए जरा, जो वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या वो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या? सर बिल्कुल होता है। अगर मान लो वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब दो एटम्स के बीच डिस्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि अट्रैक्शन कम है तो एटम एक दूसरे से दूर दूर होंगे, और इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? सर वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यस मान लेते हैं इनके बीच वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सर वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, इसको आप बोलोगे बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ का आधा इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? वैंडरवॉल रेडियस, क्या हो जाएगी? d/2 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन सर इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। दो आइसोलेटेड एटम है, जैसे मान लो हीलियम है, ये एटम हीलियम का, ये एटम हीलियम का, दो हीलियम के एटम्स हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के नजदीक है, उनके बीच वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकालो, उसका हाफ कर दो, वैंडरवॉल रेडियस निकल जाएगी। वैंडरवॉल रेडियस को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, एक और तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। बताऊं कैसे? बोले सर बताओ, आओ। जैसे मान लो आपके पास एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल, ये रहा Cl2 मॉलिक्यूल, ये क्लोरीन का एटम है, ये भी क्लोरीन का एटम है, यस। और इन दोनों क्लोरीन के एटम के जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है अगर आप हाफ कर दोगे तो आपको क्लोरीन की कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी, ठीक है ना। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जिसमें दो क्लोरीन एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर।
एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल आपके पास है, ये रहा सर Cl2 का एक और मॉलिक्यूल है ना, उसमें भी ये वाला क्लोरीन का एटम, ये वाला क्लोरीन का एटम, दोनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का अगर मैं हाफ कर दूं तो आपको क्लोरीन की कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी। लेकिन समझो, ये जो क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ये जो पास पास वाले क्लोरीन के एटम हैं, ये वाला एटम और ये वाला एटम, इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, उसको अगर आपने हाफ कर दिया तो वो मिल जाएगी वैंडरवॉल रेडियस। समझे क्या? अरे बोलो दादा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा भाई। बात समझ में आई? या तो इस तरह से डिफाइन कर दो, या फिर आप इस तरीके से भी वैंडरवॉल रेडियस को डिफाइन कर सकते हो। सर यहां से मुझे सीधा सीधा पता लग रहा है कि सर जो वैंडरवॉल रेडियस है सर वो एटॉमिक रेडियस से हमेशा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और ये जो डिस्टेंस है वो सर वो ज्यादा होगी, है ना। और अगर मान लो मैं तुमसे कंपैरिजन करवाने को बोलूं, है ना, कंपैरिजन करवाने को बोलूं कि वैंडरवॉल, मेटालिक और कोवेलेंट सबसे ज्यादा कौन, तो वैंडरवॉल सबसे ज्यादा, मेटालिक उसके बाद और कोवेलेंट रेडियस सबसे कम होगी मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो, है ना। ये जो ऑर्डर है सर ये पता होना हमें बहुत जरूरी है सर। तो यहां से हमें एक चीज और पता लग गई, क्या कि सर जो नोबल गैसेज होती हैं, जो इनर्ट गैसेज होती हैं, उनके लिए कौन सी रेडियस डिफाइन होती है? वैंडरवॉल रेडियस डिफाइन होती है। और वैंडरवॉल रेडियस का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से लिखा है नोबल गैसेज हैव द लार्जेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। नोबल गैसेज की साइज अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन सर ये बात 100% सत्य नहीं है, इसी वजह से यहां जनरली लिखा है ना। कहां कहां सत्य नहीं होगी अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, आप बस वेट करें। यस, आप थोड़ा सा वेट करें बस, है ना। हमें यह ध्यान रखना है कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनके लिए कौन सी रेडियस डिफाइन होती है? वैंडरवॉल रेडियस डिफाइन होती है। लेकिन और वैंडरवॉल रेडियस जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जनरली अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जनरली बोला है, हर जगह यह चीज फॉलो नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। यस, बहुत बढ़िया। अगर मान लो आप मेटालिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करना चाहते हो तो वो लगभग बराबर होती है। मेटालिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर होती है। यस, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं आयोनिक रेडियस की। ये सबसे आसान है ना। आयोनिक रेडियस सबसे आसान है, सबसे इजी। आयोनिक रेडियस सिंपल सी बात है, बॉन्ड होना चाहिए कौन सा? आयोनिक बॉन्ड, है ना, आयोनिक बॉन्ड। और इसका एग्जांपल जैसे मान लेते हैं NaCl, है ना। अब NaCl में आयोनिक बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें दो आयंस प्रेजेंट होंगे, एक तो है कैटायन और दूसरा है एनायन। बोलो, दिस इज योर कैटायन, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड दिस इज योर एनायन, ये रहा सर एनायन। अब समझो, सुनना मैं, इधर देखना। जैसे यह है कैटायन का न्यूक्लियस और ये रहा कैटायन का आउटर मोस्ट शेल, यह एनायन का न्यूक्लियस और ये रहा एनायन का आउटर मोस्ट शेल, है ना। दिस इज योर कैटायन और यह है एनायन। और सर कैटायन पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब ये दोनों एक दूसरे के पास पास होंगे, बिल्कुल होंगे। ये कैटायन का न्यूक्लियस और कैटायन का आउटर मोस्ट शेल, इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ कैटायन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तुम R+ लिख देता हूं। ये एनायन का आउटर मोस्ट शेल और ये एनायन का न्यूक्लियस, इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ एनायन, A- लिख दिया। यही है तुम्हारी आयोनिक रेडियस। सर ये तो बहुत आसान है सर। अरे सर इसमें क्या करना है सर, ये तो बहुत ही इजी है। मैंने कहा आसान ही है और क्या है, ये पूरा चैप्टर ही आसान है भाई, मुश्किल कहां है इस चैप्टर में, है बहुत इजी है सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हमने ये चीज डिफाइन कर ही दी है तो एक बात बता दो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि न्यूट्रल एटम की रेडियस बड़ी होगी या फिर कैटायन की रेडियस बड़ी होगी, जल्दी बताइए भाई, दोनों में से किसकी रेडियस बड़ी होती है? ये तो तुम लोगों ने पढ़ा है यार, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये है सर न्यूट्रल एटम, दिस इज योर पेरेंट एटम, और ये है इस पेरेंट एटम का कैटायन। किसकी रेडियस बड़ी है? हमेशा याद रखें, कैटायन की साइज अपने पेरेंट एटम की साइज से छोटी होती है। पेरेंट एटम की साइज कैटायन की साइज से हमेशा बड़ी होती है सर, बड़ी होती है सर, बड़ी होती है। कोई आपसे पूछ ले सर इसके पीछे कोई लॉजिक है कि बस हवा में बातें कर रहे हो? अरे मैंने कहा लॉजिक है भाई, देख लॉजिक क्या है, देख ये जो तेरा सोडियम है इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? सर 11 है सर।
सर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर एटॉमिक नंबर 11 तो प्रोटॉन 11, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 11 है। आप एक चीज समझो सर कि 11 प्रोटॉन जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं किसको? 11 इलेक्ट्रॉन को। यहां देखो सर एटॉमिक नंबर तो 11 है, इसके पास प्रोटॉन भी 11 है, लेकिन सर इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 ही है सर एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो इसके पास प्रोटॉन 10 ही है सर। सॉरी इलेक्ट्रॉन 10 ही है सर। समझो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन कहां ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन यहां ज्यादा होगा कि यहां ज्यादा होगा? यहां 11 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लग रहा है 11 प्रोटॉन का, यहां 10 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लग रहा है 11 का। आप ये तो वही बात होगी सर, जैसे मान लो पापा लेके आए एक एप्पल, घर में बच्चे थे चार को डिवाइड कर दिया 1/4 मिला। वहीं पर एक घर है जिसमें बच्चे हैं 2 ही, तो एक एप्पल 2 बच्चों को मिलेगा, हाफ हाफ। किसको ज्यादा मिलेगा? जहां बच्चे कम है। जहां इलेक्ट्रॉन कम है तो वहां इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा सर। यहां ज्यादा अट्रैक्शन, यहां 10 इलेक्ट्रॉन पे 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरी बात तुम समझ रहे हो क्या? तो सर इस केस में इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन ज्यादा है। मैं से कह सकता हूं यहां इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला न्यूक्लियस का नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन कम हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। क्या मेरी बात सही है? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है? यस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है विद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मैं कह दूं जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और आउटर इलेक्ट्रॉन पे अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, सोचो आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी, साइज डिक्रीजेस। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस यार दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। यस, आपको बताना पड़ेगा इस समझ में आई कि नहीं है। इसको एक और ट्रिक से भी कर सकते हो। आप एक काम करो, Z/E का वैल्यू निकाल लो। इसका Z है 11, E है 11, इसका Z/E निकालो 11/10। जिसका Z/E ज्यादा हो उसकी साइज छोटी होगी। इसका Z/E ज्यादा है, इसकी साइज छोटी होगी। इसका Z/E कम है, इसका साइज बड़ा होगा। आप इस ट्रिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अरे बोलो ना यार। यस यस यस, बहुत बढ़िया। और एनायन के केस में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं क्लोरीन और क्लोरीन का माइनस, किसकी साइज बड़ी है? आप बोलोगे क्लोरीन की साइज बड़ी होगी सर। रीजन वापस से वही, एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। Z/E का वैल्यू, Z/E का वैल्यू 17/17 तो 1 होगा सर। यहां देखो सर 17, प्रोटॉन भी 17, लेकिन सर आज तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अरे सर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़े, रिपल्शन बढ़ेगा सर। Z/E का वैल्यू लेस देन 1 है सर। इसका Z/E कम है तो साइज बड़ा होगा सर, है ना। यहां इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है सर। एनायन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है सर। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो Z इफेक्टिव का वैल्यू डिक्रीज करता है ना। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन ज्यादा, आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, तो आउटर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होगा, उसकी साइज बड़ी होगी, है ना। Z इफेक्टिव डिक्रीज करता है और सर जो साइज होती है वो इंक्रीज करती है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं हो सकती। यस बोलिए, बोलो बोलो बोलो। तो मतलब एक सिंपल सा अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, A प्लस और A माइनस कौन बड़ा है? सिंपल, A माइनस की साइज A से बड़ी और A प्लस की साइज A से छोटी, है ना। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं सर। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है सर। और यहीं से आता है सर एक छोटा सा टर्म जिसका नाम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। दुनिया किस नाम से जानती है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। भाई ये ना जेई का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। साला मुझे भी नहीं समझ में आया कि जेई को इसमें दिखता क्या है इस टॉपिक में, लेकिन हर बार पूछता है ना, हर बार पूछता है इसमें से, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही पता लग रहा है ऐसी स्पीसीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, है ना। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो Na+, Mg2+ और Al3+, है ना। इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। चेक कर लो, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है ना। अगर मान लो मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में तुमसे पूछूं किसकी साइज छोटी है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 11, इसका एटॉमिक नंबर 12 और इसका एटॉमिक नंबर 13, है ना। मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन है, इसके पास 12 प्रोटॉन है और इसके पास 13 प्रोटॉन है। बताओ देखिए Z/E का वैल्यू, यहां देखो 11/10, Z/E का वैल्यू 12/10 और Z/E का वैल्यू 13/10। चेक कर रहे हो, यहां Z/E सबसे ज्यादा है, मतलब इसकी जो साइज होगी वो सर सबसे छोटी होगी। हमेशा ध्यान रखें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में
कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होता है साइज उतनी ही छोटी होती है भाई, है ना। अरे बोलो ना यार, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई क्या? अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार, बताओ भाई मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार। वैसे ही अगर मान लो N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस, सर इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका 8 है सर, इसका 9 है सर। सर इसके पास प्रोटॉन 7 है सर, इसके पास प्रोटॉन 8 है सर, और इसके पास प्रोटॉन 9 है सर। इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 है सर, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 10 है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 10 है सर। इसका मतलब ये तीनों भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सर अगर मैं तुमसे पूछ लूं किसकी साइज बड़ी है, तो तुम Z/A की वैल्यू निकालना। इसका Z/E आ रहा है 7/10, इसका आ रहा है 8/10, इसका आ रहा है 9/10। इसका Z/E सबसे ज्यादा, इसकी साइज सबसे छोटी। आज के बाद इस चीज को याद रखें, गांठ बांध ले, कसम खा ले, भूलोगे नहीं। और कसम मेरी ना खाएं भाई, अपने हिसाब से देख लें किसकी खानी है। अब तुम इतने बड़े हो चुके हो, कोई ना कोई तो मिल ही गया होगा कसम खाने के लिए। यस, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में हमेशा एक चीज का तुम्हें ध्यान में रखना है, जैसे Al3+, Mg2+, Na+, F- O2- और N3-, अगर तुमसे साइज का ऑर्डर पूछे तो साइज का ऑर्डर ये होगा। यस, कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा साइज उतनी ही छोटी होगी, और एनायन के केस में सर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतनी ही बड़ी होगी। ईमानदारी से बताओ, ऐसा अगर क्वेश्चन मैं तुम्हें दे दूं तो क्या तुम उस क्वेश्चन को निपटा दोगे? क्या निपटा दोगे क्या? भाई ये बोलना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा भाई मुझे ना, ऐसे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा मुझे। बताओ बताओ, क्या अगर ऐसा क्वेश्चन आए, यस अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या निपटा दोगे क्या? बोलो यस यस यस, पक्का सोच लो। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, 2023 का क्वेश्चन है। बताओ बताओ भाई, देखे तुम कह रहे हो ना निपटा दोगे, तो निपटाओ। देखे द टोटल नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कितनी है? 2023 का क्वेश्चन। ऐसे समझो कि इसी साल तुम जे का क्वेश्चन देने जा रहे हो ना, पेपर देने जा रहे हो, इसी पेपर में क्वेश्चन आ गया। फटाफट बताओ कितने हो गए, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कितने होंगे? अरे बोलो भाई, कितने पे टिक मारे? 5 पक्का? सोच लो। सर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, सर इसके पास 13, इसके पास 10, इसके पास 10, इसके पास 7, सर इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन, सर इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक 1 2 3 4 5, 5 खत्म सर। 2023 का क्वेश्चन निपटा दिया सर हमने, 20 सेकंड में निपटा दिया सर। आओ 2017 का निपटाते हैं। अरे सर ये क्वेश्चन पूछ के ना आप शर्मिंदा ना करें सर, ये क्वेश्चन पूछ के शर्मिंदा ना करो सर। इसमें हमसे पूछा है बताओ ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? सर आपने करवा दिया सर, इस बात को यहीं दबा दो। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जेईई मेंस 2017 में। सर रहने दो सर, शर्मिंदा ना करो सर। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम जेईई का एग्जाम नहीं दे रहे हो जैसे। लो आओ अभी और शर्मिंदा करता हूं। 2020 का एक और क्वेश्चन अभी कॉपी में करवाया हुआ क्वेश्चन है, और हर साल करवाता हूं एज इट इज। जेईई ने क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ इसमें कुछ करना है क्या तुम्हें? अरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सारे के सारे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी छोटी। सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है सर, कुछ दिक्कत ही नहीं है सर। सर कॉपी में करवाए हुए क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा सर। और आओ, और अभी तो बेइज्जती करनी पड़ेगी। 2022 का एक और क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन साला 4 साल पूछा है इसने, एक ही क्वेश्चन। देख रहे हो तुम, एक ही क्वेश्चन को 4 साल पूछा है। यस, एक ही क्वेश्चन है जो 4 बार पूछा गया। देख लो भले तुम्हें अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो। कौन से ऑप्शन में टिक मारे? अरे Al3+ में 10 इलेक्ट्रॉन है सर, O2- और Mg2+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। सोच लो क्या मतलब, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे एक बात बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और क्या तुम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे? बोले सर कैसे नहीं कर पाए? उधेड़ देंगे सर, कर नहीं पाएंगे, उधेड़ देंगे ऐसे क्वेश्चंस को। आओ बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, है ना। अब बात करते हैं सर, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट कर सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले आता है नंबर ऑफ शेल। सर देखो ये तो सिंपल सी बात है, अगर शेल ज्यादा होंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा
और दूर होगा तो उसका सर रेडियस भी बड़ा होगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना सर। एटॉमिक रेडियस जो है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सर, बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सर नंबर ऑफ शेल्स के। अरे बोलो ना यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा सर एक और बात बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा यार कैसी बात कर रहा है, अगर तेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है। अब तो एक बात बता, अगर आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, और अगर नजदीक है तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी सर। एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अरे बोलना यार भाई, कोई बाप बोल ही नहीं रहा यार सर। अरे बोल दो यार, मैंने कहा तो है एटॉमिक रेडियस पढ़ाने के बाद ब्रेक दे दूंगा, और अगर मान लो तुम ब्रेक ब्रेक चिल्लाओगे ना तो फिर भी ब्रेक नहीं दूंगा, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाने के बाद ब्रेक दूंगा ना। तो यार तुम समझ जाओ यार तुम समझ जाओ यार। आओ आओ, अब थम्स डाउन करने से क्या होगा बेटा, मैं तुम्हारे फायदे के लिए तो पढ़ा रहा हूं। मैं मतलब अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। तुम्हें लग रहा है कहीं पे भी मतलब मैं कुछ कट शॉर्ट कर रहा हूं या फिर ईमानदारी से नहीं पढ़ा रहा हूं? तुम्हें लग रहा है क्या? ऐसा नहीं लग रहा ना यार। तो मैं काम ईमानदारी से कर रहा हूं बेटा, तुम भी पढ़ो, मैं दे दूंगा तुम्हें, मतलब मैं तुम्हें दे दूंगा, ब्रेक दे दूंगा, चिंता मत करो। यस आओ। हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक चार्ज है +2, एक चार्ज है +1 और एक चार्ज है, किसकी साइज सबसे छोटी होगी? अरे सर वैसी बात आपने बोला था, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे साइज छोटी होती है सर, क्या दिक्कत है सर? एक मान लो है A2-, एक है A- और एक है A। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे सर साइज जो है वो बढ़ती है सर, है ना। जो चार्ज बोल दो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो, उसके साथ भी आपकी जो एटॉमिक रेडियस है सर वो क्या कर सकती है? वेरी कर सकती है सर। बोलिए, वेरी कर सकती है सर। यस डन है, समझ में आ गई बात? सर ये वो फैक्टर्स हैं, इन 3 फैक्टर का ध्यान रखना है, और अगर ये 3 फैक्टर समझ में आ जाए फिर हमारे लिए बहुत काम आसान हो जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, है ना। एटॉमिक रेडियस कैसे वैसे वेरी करती है, एटॉमिक रेडियस कैसे कैसे वेरी करती है। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाँ तो सर इसको ना 2 पार्ट में पढ़ेंगे, S एंड P ब्लॉक के लिए अलग पढ़ेंगे और D एंड F ब्लॉक के लिए अलग पढ़ेंगे, है ना। तो मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है, अगर मैं S और P ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं और सबसे पहले मैं बात करता हूं इन ए पीरियड, तो मुझे एक बात बताओ, जब हम लोग इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो Z इफेक्ट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है या फिर इंक्रीज करता है, क्या लगता है आपको? हाँ ये बताओ दादा, जल्दी बताओ। ए भाई लोगों बोलना पड़ेगा यार, यस 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 बोलो। जब आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या फर्क पड़ता है? वो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है? ईमानदारी से बताना, है ना, झूठ मत बोलना बस। वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, क्या लगता है तुम्हें? जल्दी बताओ यार, यार जल्दी बताओ यार, फटाफट क्या करेगा? हाँ सर, सर वो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना सर। शेल तो बढ़ ही नहीं रहा सर, प्रोटॉन बढ़ रहा है ना, प्रोटॉन बढ़ रहा है और शेल नहीं बढ़ रहा, प्रोटॉन बढ़ रहा है शेल नहीं बढ़ रहा, तो सर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं बढ़ेंगे, है ना सर, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे सर। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करती है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो मुझे एक बात बताइए, एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा? सर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीजेस, है ना। देखो यहां मैंने लिख दिया है जनरली, इसका मतलब एक्सेप्शंस आएंगे, है ना, एक्सेप्शंस आएंगे, जनरली डिक्रीज करती है, ये बात बिल्कुल सही है। मान लो मैं आपके सामने ग्रुप 2 के कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं, ग्रुप 2 के कुछ एलिमेंट्स लिखे मैंने, लिथियम, लिथियम के बाद आता है लिथियम के बाद कौन आता है? लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। बताइए सर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो पीरियड में तो सर क्या होगा? साइज डिक्रीज करेगा सर। ये देखो सर ऑर्डर ये होगा सर, यहां पर साइज डिक्रीज करेगा सर, ऑर्डर ये होगा सर। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ पीरियड 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 की बात हो रही बेटा ना, पीरियड है, सॉरी सॉरी पीरियड पीरियड की बात हो रही है ना, ग्रुप नहीं है बेटा, पीरियड है, ग्रुप नहीं है, पीरियड है सर, पीरियड है, बिल्कुल है, पीरियड है, बिल्कुल है सर। यस अरे क्या हुआ, क्या हुआ? बफर बफर बफरिंग हो रही है? कहां बफरिंग हो रही है भाई, क्या बात कर रहे हो?
अरे दिखाई तो दे रहा सब कुछ, कहां बफरिंग हो रही है? क्या बात कर रहे हो यार, नहीं दिखाई दे रहा क्या? कैसी बात कर रहे हो मुन्ना यार, दिखाई तो दे रहा है यार, ऐसे मत करो यार। हाँ सही दिखाई दे रहा है, मजे ले रहे हो तुम ऐसे ही। हाँ मजे ले रहे हो भाई तुम ऐसे। हाँ दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, आओ। लेकिन लेकिन एक बात बताओ सर, आपने इसमें नोबल गैस तो इंक्लूड करी नहीं की? सर चकमा दे दिया, नोबल गैस तो इंक्लूड करो। मैंने कहा आजा नोबल गैस भी इंक्लूड कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। अगर मान लो आप नोबल गैस को इंक्लूड करोगे ना, जैसे इसमें नोबल गैस आएगी कौन? नियोन। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो नियोन होता है उसका जो साइज होता है वो लिथियम से भी बड़ा होता है। और इसमें नोबल गैस आती है कौन? अरे सर यहां कौन सी गैस आएगी सर? आर्गन आएगी ना। सर आर्गन की जो साइज है वो सोडियम से भी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि हमने बात करी थी अभी सर, जो नोबल गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज जो होती हैं उनके लिए वैंडरवॉल रेडियस डिफाइन होती है, और वैंडरवॉल रेडियस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन सर वहां पर मैंने लिखा था क्या? जनरली लिखा था, जनरली, हमेशा सत्य नहीं होता। आइए कहां सत्य नहीं होता ये मैं आपको बता देता हूं, और आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी, है ना, मजा आ जाएगा आपको। वो चीज है असली जेई एडवांस जैसी, है ना, वो है जेई एडवांस का कॉन्सेप्ट। देखो सब लोगों को पता है कि लिथियम और नियोन में से नियोन बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना। सेकंड पीरियड में नोबल गैस की साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ी होती है। सोडियम और आर्गन में से आर्गन बड़ा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। लेकिन सुनो, सोडियम के बाद कौन आएगा? पोटेशियम, फिर आएगा रुबिडियम, आर्गन के बाद क्रिप्टन, और फिर आएगा जिनन। धक्का सा पहुंचेगा, है ना, धक्का सा पहुंचेगा तुम्हें, धक्का सा पहुंचेगा, ध्यान रखियोगे। गलती मत करके आ जाना, गलती मत करके आ जाना। दिग 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 दिग। यस, समझे? ये समझे कि नहीं समझे? जो हम लोग कहते हैं ना कि नोबल गैसेस की साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ी होती है, वो तब तक एप्लीकेबल है सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड में। उसके बाद नहीं है सर, उसके बाद नहीं है। उसके बाद नोबल गैसेस की साइज बड़ी नहीं होती। जो जो ग्रुप 1 का एलिमेंट होता है उसकी साइज बड़ी हो जाती है ना। इसका रीजन मतलब आगे हम लोग बात करेंगे ना, आगे हम लोग बात करेंगे। तो अगर मान लो तुमसे कभी कोई पूछे, है ना, कभी तुमसे कोई पूछ ले, कोई ऐसे चौड़ में आके बोल दे कि नोबल गैसेस की साइज अपने पीरियड में हमेशा सबसे ज्यादा होती है ना, हमेशा सबसे ज्यादा होती है, तो तुम क्या बोलोगे? अबे कहां से आया बे, हमेशा वर्ड हटा दे, हमेशा वर्ड हटा दे, नहीं तो निपटा दिया जाएगा। हाँ ऐसे बोल सकते हो, जनरली नोबल गैसेस की साइज बड़ी होती है, ठीक है, हमेशा बड़ी होती है नहीं, ये बता देना उसको एग्जाम्पल, चुप हो जाएगा। ध्यान रखना इसका, है ना। तो ये था बेटा, ये था एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, और उसमें भी हमने कहां पर पढ़ा? अभी सिर्फ पीरियड की बात करिए। सर आ जाइए ग्रुप की बात करते हैं, है ना, ग्रुप की बात करते हैं सर, है ना, ग्रुप की बात कर लेते हैं। इन ग्रुप, सर ग्रुप में क्या होगा? आओ जी ग्रुप में क्या होगा अभी बात कर लेते हैं। सर मैं आपको बताऊं ग्रुप में क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, डाउन द ग्रुप जाने पर, है ना, डाउन द ग्रुप जाने पर सर शेल बढ़ता है सर, है ना, डाउन द ग्रुप जाने पर शेल बढ़ता है सर, हर बार एक नया शेल ऐड होता है ना, एक हर बार एक नया शेल होता है, हर बार एक नया शेल ऐड होता है। और महाराज अगर एक नया शेल ऐड होगा तो शेल जब जब बढ़ता है सर, एटॉमिक रेडियस तब तब बढ़ती है सर, है ना, एटॉमिक रेडियस तब तब बढ़ती है सर। वाह सर मजा आ गया सर, है ना। लेकिन यहां पर भी लिख लेना जनरली, जनरली मतलब यहां पर भी एक्सेप्शन होंगे। और महाराज जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो एक्सेप्शन से ही पूछा जाता है। अरे बोलो, क्वेश्चन तो कहां से पूछा जाएगा? एक्सेप्शन से ही। आओ देखो, हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर 1 की, है ना। तुम बताओ ऑर्डर फटाफट से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है? ग्रुप नंबर 2 की बात कर लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, अबे क्या कर दिया है, सही तो लिख रहे हो। ग्रुप 2, लीना करे रब से फरियाद, अबे बेटा मांगे कार स्कूटर, ये लिखना था। सर हवा में आप भी निपट रहे हो। लो जी बताओ, जल्दी बताओ, क्या इनमें कोई एक्सेप्शन होता है क्या? दादा बोलना पड़ेगा, क्या इनमें कोई एक्सेप्शन है? जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो यार, क्या कोई एक्सेप्शन आता है क्या इसमें? फटाफट 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 साइज का ऑर्डर बताओ जल्दी से। हाँ
साइज का ऑर्डर बता दो जल्दी से। साइज का ऑर्डर बता दो जल्दी से। आता है क्या? नहीं आता सर, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं आता, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप दिल खोल के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, साइज कोई एक्सेप्शन नहीं आता। तो सर एक्सेप्शन आता कहां है सर? मैं आपको बताता हूं बेटा, साइज में जो एक्सेप्शन आता है वो आता है ग्रुप नंबर 13 में, है ना। जो एक्सेप्शन आता है ग्रुप में जो एक्सेप्शन आता है बेटा वो कहां आता है? ग्रुप नंबर 13। ये जो साला ग्रुप नंबर 13 है ना भाई, ये आपको इस चैप्टर में हर जगह परेशान करेगा, हर जगह एक्सेप्शन आएंगे, हर जगह एक्सेप्शन आएंगे। ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। सर होना क्या चाहिए था? डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़नी चाहिए थी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। सर ये होना चाहिए था ना, ये होना चाहिए था ना। सर मैं आपको बता दूं ये नहीं होता सर, ये ऑर्डर होता ही नहीं है सर। तो सर कौन सा ऑर्डर होता है? मैं आपको बताता हूं। साइज में बोरोन जो है वो उसका साइज सबसे छोटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर फिर गैलियम आ जाता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर इंडियम आता है और फिर थैलियम आता है सर। दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर, और जो कि इंपॉर्टेंट है, इस पे जेई क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी और आगे भी पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आगे भी पूछा जाएगा। यस सर यहां पर देखिए ऐसा क्यों हुआ, अगर तुमसे कोई पूछे ऐसा क्यों हुआ, आप उसको जवाब देना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ये है नोबल गैस 2s2 2p1, है ना। ये आएगा साहब नोबल गैस 3s2 3p1। आ जाओ देख लेते हैं एक बार, नोबल गैस 4s2 4p1। सुनो अब मेरी बात सुनो, सर हो क्या रहा है, सर हो क्या रहा है, यहां पर नोबल गैस, यहां पर नोबल गैस। जब आप यहां से यहां आ रहे हो ना सर, जब आप यहां से यहां आते हो तो बीच में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, किसमें? 3D में। कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। क्यों? क्योंकि 3D का जो एनर्जी है सर वो 4p से कम है, तो 4p फिल होने से पहले कौन फिल होता है? 3D फिल होता है। मतलब यहां से यहां आने पर 10 इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो आप, है ना। इनर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। इनर शेल, बाहर वाला शेल तो है n=4 और इनर शेल कौन सा है? n=3। तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं सर। और हमने एक चीज पढ़ी है सर कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना सर, सर आपने एक चीज पढ़ाई थी कि सर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना सर, वो S का सबसे ज्यादा, P का उससे कम, D का उससे कम और F का सबसे कम होता है। तो सर यहां से यहां आने पर एटॉमिक नंबर Z तो बढ़ रहा है सर, Z इफेक्टिव की अगर हम लोग बात करें तो Z माइनस सिग्मा होता है। सर यहां से यहां आने पर Z तो बढ़ रहा है गजब तरीके से, Z तो बढ़ रहा है सर, लेकिन सर ये जो सिग्मा है इसकी वैल्यू यहां से यहां आने पर नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि सर ये जो 3D के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है सर, इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है सर। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का अगर शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होगा तो सर जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आप सोच रहे थे, जितना आप सोच रहे थे उससे ज्यादा अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले 10 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं हम नहीं रिपेल करेंगे, हम नहीं रिपेल करेंगे। अरे तो ठीक है, तुम नहीं रिपेल करोगे तो क्या होगा? Z तो बढ़ रहा है लेकिन सिग्मा नहीं बढ़ रहा। सिग्मा नहीं बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना आप सोच रहे थे उससे ज्यादा होगा। और क्योंकि गैलियम के आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आपने सोचा उससे ज्यादा होगा, उसी वजह से साइज आप सोच रहे थे बढ़ेगी, साइज बढ़ती नहीं है बेटा, साइज डिक्रीज कर जाती है। क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? नहीं बेटा, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। इसका रीजन क्या लिखते हो? इसका रीजन है पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। बताइए क्या आपको ये चीज समझ में आई क्या? बेटा यहां सिग्मा काउंट नहीं करना है ना, यहां सिग्मा काउंट नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है ना, कॉन्सेप्ट समझना है, सिर्फ सिग्मा काउंट नहीं करना है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप यहां से यहां आए हो तो अंदर वाले 3D के 10 इलेक्ट्रॉन बड़े हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करना चाहते। अरे भैया अगर आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेंगे तो प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और अंदर वाले कह रहे हैं हम नहीं रिपेल करेंगे। अभी तो रिपेल नहीं करोगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन नहीं बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का? बिल्कुल बढ़ जाएगा। और अगर अट्रैक्शन बढ़ गया न्यूक्लियस का तो साइज भी छोटी हो जाएगी, इसी वजह से छोटी होगी। यार बोलना पड़ेगा भाई, यस बोलना पड़ेगा। अगर ये चीज समझ में आई है, ये एक्सेप्शन आपको समझ में आया, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देना जा रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं।
ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। आओ आओ, यस आओ जी, ये क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी बताओ। ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देखना जरा, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बिल्कुल है सर। ऑल हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज, कैसे, न्यूक्लियर चार्ज तो अलग अलग है सबका, ये गलत है सर। O2 माइनस हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, बिल्कुल, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। Mg2+ की साइज सबसे छोटी है, बिल्कुल है सर। इसका मतलब सही स्टेटमेंट है ACD, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सर। वाह सर, ये देखो सर, ये 2024 का क्वेश्चन है सर, इसको ऐसे निपटा दिया हमने, निपटा दिया एकदम खटाक से। अरे कोई बोल ही नहीं रहा भाई, मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार। अरे हाँ ना तो बोल दो, समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन। 2024 का क्वेश्चन किया यार तुम लोगों ने। आओ 2023 का भी एक क्वेश्चन निपटा देते हैं। आओ 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 बे, 2023 शिफ्ट 1, 31 जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में जो बच्चे जेईई मेंस का पेपर लिख रहे थे, उनके पेपर में ये क्वेश्चन आया था, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। देखो सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, विश्वास ना हो तो चेक कर लेना, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मिलेंगे। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा सर, साइज उतनी ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा सर। निपटा दिया सर, ऐसे क्वेश्चंस हम सर नाश्ते में निपटा देंगे हम। आ जाओ फिर 2019 का क्वेश्चन कर डालो, 2019 का क्वेश्चन कर डालो, ये वाला क्वेश्चन निपटाओ फिर। फटाफट 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 करो जरा, हो जाएगा यार। सर ये तो क्वेश्चन अब कर लेंगे सर हम लोग, है ना भाई, ये क्वेश्चन तुम खुद ही करना, मतलब अब सारे क्वेश्चन मैं थोड़ी करवाऊंगा यार, बताओ, सारे क्वेश्चन मैं थोड़ी करवाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन 2020 का कर लोगे क्या? अरे बोलो, हो जाएगा क्या? 2020 का क्वेश्चन है भाई। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये दे रखा है। फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन दे रखा है और ऑक्सीजन से पहले कार्बन दे रखा है। बताओ सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? ब्रोमीन की होगी, मतलब 5 वाले की साइज सबसे बड़ी। फिर क्लोरीन आएगा 4 वाला। फिर अब इन तीनों में चेक करो, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है सर, साइज डिक्रीज करता है। इसका मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? कार्बन होगा। कार्बन मतलब पहले नंबर वाला, फिर ऑक्सीजन मतलब दूसरे नंबर वाला, और फ्लोरीन मतलब तीसरे नंबर वाला। ये देखिए जरा, ये ऑर्डर आ रहा है यार, ये ऑर्डर आ रहा है भाई, 3 2 1 4 5 सर। ऑप्शन नंबर बी लग रहा है सर। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था गुरु, हाँ बढ़िया क्वेश्चन था, देख लो। ये तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। और ये तीनों एक ही पीरियड के मेंबर हैं, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज छोटी होगी, तो फ्लोरीन की साइज इन दोनों से छोटी होगी। समझे क्या? हाँ सर, आसान है सर, आसान है सर। आइए अगला क्वेश्चन, ये तो तुम कर लोगे यार, ये क्वेश्चन तुम निपटा दोगे मुझे पता है। ये 2021 में पूछा गया। अरे इसमें करना क्या है भाई, ये तीनों तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए, बताओ, और तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो Al3+ की साइज सबसे छोटी होगी। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, बताओ। और सर ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन Na+ के नीचे आता है K+। अरे सर देखो, ये देखो Na+ सबसे नीचे आ रहा है, अब K+ सबसे नीचे आ रहा है, और सबसे नीचे आ रहा तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा, K+ का साइज सबसे बड़ा होगा। कुछ चेक ही नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट लिख देते ना भाई, डायरेक्ट लिख देते ना। क्या दिक्कत थी? कोई परेशानी नहीं थी? बोलो। अरे कोई बोल ही नहीं रहा भाई, मैं सही कह रहा हूं क्या? सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बहुत बढ़िया सर। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक रेडियस के बारे में, और एटॉमिक रेडियस में हमने s और p ब्लॉक एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करती है ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। यस, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में दो, वापस से वही बात होगी पीरियड में और ग्रुप में, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट में बात करने से पहले चलो डी ब्लॉक ही करते हैं पहले ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन अ पीरियड, है ना। देखो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाली जो कहानी है, ये हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जो मैं बता रहा हूं आप लोग उतना सा ध्यान रखें, है ना, सिर्फ उतना सा ध्यान रखें। बाकी हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड में आप लोग एक चीज ध्यान रखना, एटॉमिक रेडियस पहले डिक्रीज करती है, फर्स्ट डिक्रीजेस, है ना। किसकी इंक्रीज करती है? डिक्रीज वो छोड़ना, देन रिमेन सेम एंड देन इंक्रीजेस। मतलब यहां पर ट्रेंड जो होता है ना थोड़ा अलग सा होता है। अगर मान लो आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये आपने लिखा है रेडियस, और ये आपने लिखा है एटॉमिक नंबर, है ना,
ये आपने लिखा है एटॉमिक नंबर। तो सुनना, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो रेडियस डिक्रीज करती है ना, डिक्रीज करती है, कुछ एलिमेंट्स के लिए सिमिलर होती है और लास्ट में जाके वापस इंक्रीज कर जाती है। जो कॉपर और जिंक है उनके लिए एटॉमिक रेडियस एकदम से इंक्रीज करती है। आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। यस, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, इसके आगे पीछे और कुछ ज्यादा चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, यह मैं आपको पहले बोल देता हूं, है ना। इतना ध्यान रखना आपको, यस, इतना ही ध्यान में रखना है। अभी इसमें जो बाकी डिटेल डिस्कशन होगा वो हम लोग डी एंड एफ लोक एलिमेंट के साथ 12th क्लास में करेंगे, है ना, डी एंड एफ लोक एलिमेंट्स के साथ करेंगे। लेकिन इसका जो ग्रुप में वेरिएशन है ना, इन ए ग्रुप, ये थोड़ा सा आपको ढंग से ध्यान में रखना है। इसका जो ग्रुप में वेरिएशन है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है ना, उसको आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। आइए देखो, ग्रुप में कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें कैसे वेरिएशन आता है। तो जैसे मान लो इसमें ग्रुप आता है ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 में बताओ कौन कौन आता है सर। सबसे पहले ऊपर आता है स्कैंडियम, फिर कौन आता है, फिर नीचे आता है सर यारी जरा निभा, ला हफ्तारे और फिर एक्टिनियम। मैं आपको बता दूं ग्रुप नंबर 3 में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ग्रुप नंबर 3 में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। यस, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो जो 3D सीरीज है उसकी रेडियस सबसे कम, फिर 4D सीरीज वाले एलिमेंट की, फिर 5D सीरीज वाले की, और फिर उसके बाद 6D सीरीज वाले की। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप बात करो फ्रॉम ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, तो यहां पर थोड़ा सा लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि सर 3D एलिमेंट्स की जो साइज है वो सबसे कम होती है, उसके बाद 4D आता है, लेकिन 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स की जो साइज होती है सर वो लगभग सिमिलर होती है सर, वो लगभग सिमिलर होती है सर। ये छोटा सा एक्सेप्शन है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। यस, अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई मुझे रीजन बता सकता है कि 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स की साइज लगभग सेम कैसे हो गई? ऐसा क्यों हुआ? क्या मुझे कोई रीजन बता सकता है क्या? यस, कोई भी, यस, कोई भी रीजन बता सकता है क्या? फटाफट, क्या कोई भी ये रीजन बता सकता है कि 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स की साइज? यस, बहुत बढ़िया बेटा, शिवम ने सबसे पहले बताया है कि सर इसका जो रीजन होता है, सर इसका रीजन होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या रीजन है इसका? सर लेंथेनॉइड, कुछ लोग लेंथेनॉइड बोलते हैं, एक ही बात है भाई, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अरे सर मैं बताऊं हो क्या रहा है, आप ऐसे समझो, सर मैं बताऊं हो क्या रहा है, जब आप 4D से 5D जा रहे हो तो सर बीच में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, कहां? 4f में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स। और अभी मैंने आपको बोला था f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है, तो क्योंकि f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, ये जो जब यहां से यहां आप इलेक्ट्रॉन फिल करने जाओगे तो ये जो बीच वाले 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बोलेंगे हम बाहर वाले को रिपेल नहीं करेंगे। अरे भैया, जो साइज बढ़ती है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के बाहर वालों को रिपेल करने से बढ़ती है, और ये वाले बोल रहे हैं हम रिपेल नहीं करेंगे। इसका मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन जो है उस पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, जितना आप लोग सोच रहे थे ना उससे ज्यादा होगा। आप तो सोच रहे थे 4D से 5D जाऊंगा, एक शेल बढ़ जाएगा, शेल बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां से यहां जाने पर बीच में 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, और ये 14 इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करते तो साइज नहीं बढ़ती, साइज लगभग सेम रह जाती है ना। इसको आप लोग और क्या बोल सकते हो? पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, है ना, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, है ना। लेकिन ये किस में एप्लीकेबल नहीं होता? ग्रुप नंबर 3 में एप्लीकेबल नहीं होता। दिस इज एप्लीकेबल फॉर 3D 4D 5D फ्रॉम ग्रुप नंबर 4 टू ग्रुप नंबर 12, है ना। इस पे अगर मान लो मैं हल्का सा एक क्वेश्चन दूं, आप इसमें ऐसे समझो, ये कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे जरा निभा मौत तक, ऐसे लिख दिया मैंने, और ये इसके बाद कौन आता है? ला हफ्ता वरना रे। देखो ये 4D सीरीज के एलिमेंट्स हैं और ये 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ये ग्रुप नंबर 4 के हैं, ये ग्रुप नंबर 5 के हैं, ये 6 के हैं और ये 7 के हैं। इनकी साइज लगभग सिमिलर, इनकी साइज लगभग सिमिलर, लगभग सिमिलर, लगभग सिमिलर, है ना। समझ रहे हो क्या आप मेरी बात को?
यस यस। तो बेटा ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जिरकोनियम और हॉफनियम की साइज लगभग बराबर होती है, क्यों? आप लोग रीजन दे दोगे, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। देखो एक क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज? जिरकोनियम हॉफनियम की लगभग सेम होती है, और मोलिब्डेनम और टंगस्टन की भी सेम होती है। देखो मोलिब्डेनम और टंगस्टन की भी सेम होती है, और कोबाल्ट और निकल की भी लगभग सेम होती है ना। कोबाल्ट निकल, वो मैं बोल रहा था ना 4D, वो बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज लास्ट में जाके बढ़ती है, उससे पहले लगभग सिमिलर रहती है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा ना, ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। हाँ बेटा ये वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट है। यस ये वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट है, ध्यान रखना इसका। अगला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन आया देखो 2019 जेईई मेंस में, देख रहे हो तुम? 2019 जेईई मेंस में द पेयर दैट हैज सिमिलर साइज, किसकी साइज लगभग सिमिलर है? वापस से वही क्वेश्चन आ गया, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। ये देखिए मोलिब्डेनम 4D सीरीज का एलिमेंट्स है और टंगस्टन 5D सीरीज का एलिमेंट है, तो 4D और 5D की साइज लगभग सेम रहती है। इस केस में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग एज इट इज याद रखेंगे, है ना। इसमें और ज्यादा कुछ चार चांद हमें लगाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ एटॉमिक रेडियस हमने सफलतापूर्वक खत्म कर लिया है।